हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी देखे सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। गुट निरपेक्षता आंदोलन के उद्भव व विकास में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए और इस आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक विशेष महत्व है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया और इस परिवर्तन लाने वाले तत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है एक विशेष महत्व है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो उत्पत्ति हुआ ये कोई संयोग से नहीं हुआ, बल्कि एक सुविचारित अवधारणा थी, बल्कि एक सोची समझी अवधारणा थी। इस उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना और युद्ध की संभावनाओं को रोकना। इसका जो उद्देश्य का एक लक्ष्य था, जो राष्ट्रों की स्वाधीनता है उसको रक्षा करना और युद्ध की संभावनाओं को रोकना, इसका एक लक्ष्य था। गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों की शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जाए। मतलब दो शक्तिशाली जो उस टाइम पे पहली दुनिया दूसरी दुनिया की लड़ाई हो रही थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, संयुक्त अमेरिका के बीच में जो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया की लड़ाई हो रहा था कोल्ड वॉर के दौरान, तो उसी के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो उदय हुआ था उसमें यह था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों जो दो शक्तिशाली गुटों से अलग रह करके अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। आज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुट निरपेक्ष होने का दावा करने लगे। आज के दौर में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश जो है वो गुट निरपेक्ष होने का दावा करने लगे हैं। जहां 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, आज निर्गुट आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 हो गई है। निर्गुट आंदोलन मतलब कोई गुट में नहीं है। गुट निरपेक्ष का उदय कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो विरोधी गुटों सोवियत संघ और अमेरिका गुट में विभक्त हो चुका था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है दो विरोधी गुट में बट गया था दुनिया। एक सोवियत संघ का गुट था और एक अमेरिका का गुट था। दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। मतलब दूसरी तरफ जो है वो अफ्रीका के राष्ट्रों का, एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का जो स्वतंत्रता है वो अस्तित्व में उभरने लगा था। वे सोवियत साम्राज्यवाद और अमेरिका पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। सोवियत संघ यानी रूस में साम्राज्यवाद था और अमेरिका पूंजीवाद था। इन दोनों को अस्वीकार करते थे और वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबंध नहीं करना चाहते थे। यानी कि वो किसी भी देशों के साथ, ना तो सोवियत गुट के साथ और ना ही अमेरिकी गुट के साथ किसी प्रकार कोई संबंध रखना चाहता था। उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश तीसरी शक्ति हो सकते हैं। उन्हें विश्वास था कि उनका जो प्रदेश है वो तीसरी शक्ति हो सकता है, जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में पारित करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से में सहायक हो सकता है। उन्हें लगा कि शायद उसका देश जो है वो तीसरा गुट हो सकता है और गुटों के विभाजन को अधिक जटिल व संतुलन में परिणत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकता है। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की 10 धारणा को काफ़ी मजबूत बनाया था। तो भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की 10 अवधारणा को काफ़ी मजबूत तौर पर रखा था, बनाया था। लंबे औपनिवेशिक अधिपात को स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद किसी दूसरे अधिपात को स्वीकार कर लेना नए राष्ट्रों के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी। यानी लंबे समय के बाद संघर्ष के बाद या अधिपात या स्वतंत्रता के बाद अगर
किसी भी राष्ट्र को किसी तीसरी चीज़ों को स्वीकार करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है था उस टाइम पे। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुटनिरपेक्ष की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी थी। स्वतंत्रता और सामूहिकता एक विचार था और यही मानसिकता जो था वो गुटनिरपेक्ष की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी थी। इस प्रक्रिया को शीत युद्ध के तत्कालिक राजनीतिक वातावरण से ने गति प्रदान की थी और इस प्रक्रिया को जो है उस टाइम पे जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान इस राजनीति को और गति मिल गया, वह गति प्रदान कर दिया था। अब अगला पॉइंट है गुटनिरपेक्ष क्या है, अर्थ और परिभाषा। गुटनिरपेक्षता शब्द जिस नीति अथवा दृष्टिकोण का घोतक बन गया उनका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द नहीं है और ना ही इससे संतोषजनक शब्द ही है और ना ही यह सबसे संतोषजनक शब्द है। मतलब गुटनिरपेक्ष शब्द जो है वो नीति व दृष्टिकोण का एक घोतक बन गया था और उसका बोध कराने के लिए यह एकमात्र शब्द नहीं है, ना ही ये संतोषजनक शब्द है। यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था और वे भी इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे। मतलब ये नाम जो गुटनिरपेक्ष था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था, लेकिन उन्होंने गढ़ा तो जरूर था लेकिन वो भी इस नाम से इतना प्रसन्न नहीं था क्योंकि इस शब्द में प्रकट एक विशेषात्मक ध्वनि है। गुटनिरपेक्ष को अप्रतिबद्धता, अस्पृश्यता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तटस्थता और स्वतंत्र और सक्रिय नीति और शांतिपूर्ण सक्रिय स्व-अस्तित्व भी कहा जाता है। यानी गुटनिरपेक्ष का इतना सारा शब्द है जो इसको डिफाइन कर सकता है। डॉक्टर M.S. राजन के अनुसार इनमें कुछ शब्द और शब्दबंध तो केवल अर्धजाल के घोतक हैं। और यह जटिल गुटनिरपेक्षता के ऐसे आलोचकों को बुना है जिन्हें या तो इसे सहानुभूति नहीं रही या जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं रही हो। भले ही कभी कभी गुटनिरपेक्ष देशों में प्रवक्ता और उनके सार्थक समर्थक भी उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जॉर्ज सर्जनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उनसे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की और गुटनिरपेक्षता को सबसे भिन्न बताया। ये 6 धारणाएं अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंग्रहता, ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिफाइन करने के लिए बताया था। कुछ गुटनिरपेक्षता को 6 सब भागों में बांट दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज सर्जनबर्गर के अभिमत में गुटनिरपेक्ष उपयुक्त सभी धारणाओं से भिन्न है और यह मैत्री संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। उन्होंने कहा कि ये सब धारणाएं हैं और ये मैत्री जो संधि है उससे बाहर रहने की एक नीति है, पॉलिसी है। 1961 में गुटनिरपेक्षता की 3 कर्णधारों नेहरू, नासिर और टीटो ने इस 5 आधार को स्वीकार किया था। पहला आधार था सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा है सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा है सदस्य देश किसी भी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। चौथा है सदस्य देश किसी भी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो। और 5वां लास्ट है सदस्य देश किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दी हो। तो ये 5 जो आधार था, इस आधार पर गुटनिरपेक्षता का नींव रखा गया था। अब अगला पॉइंट है गुटनिरपेक्षता का भविष्य और प्रासंगिकता। गुटनिरपेक्ष विश्व राजनीति के राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चय ही स्थायी रूप धारण कर चुकी है। गुटनिरपेक्ष जो है विश्व राजनीति में नए राष्ट्रों के लिए नए विकल्प के रूप में एक स्थायी रूप धारण कर लिया था। इसने विशेषतः राष्ट्र समाज के छोटे छोटे अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समानता बनाए रखने के लिए का योग दिया था। इसने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर
विचारधारागत शिविरों के विस्तार को और प्रभाव को संयत करके गुटों के अंदर भी स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योग दिया था। यानी इसकी प्रासंगिकता ये थी, जो कमज़ोर राष्ट्र था उसकी स्वतंत्रता और समता को बनाए रखने पर जोर दिया था। ध्रुवीकरण को रोक करके, जो बंटवारा होता था उसको रोक करके विचारधारागत शिविरों का विस्तार किया और प्रभाव को संयत करके गुटों के अंदर भी स्वतंत्रता और शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका और योग दिया था। इसने संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत कल्याणकारी क्षेत्रों में जैसे कि उपनिवेशों को स्वतंत्र कार्य प्रजातीय समानता को साकार करने तथा अल्प विकसित देशों को आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योग दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका और रूस मिलकर आंतरिक स्टेशन का संचालन कर रहे हैं और नाभिकीय ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को उन्होंने नया आयाम दिया। अमेरिका और चीन के बीच 300 अरब डॉलर का व्यापार है। रूस वर्तमान समय में पश्चिमी यूरोप, चीन, जापान के लिए ऊर्जा के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। ऐसे प्रश्न उठता है कि आखिर किसके गुट पर निरपेक्ष अपनी देश गुट निरपेक्षता प्रदर्शित करेंगे। गुट निरपेक्षता का उदय शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो उदय हुआ था वो शीत युद्ध के संदर्भ में ही हुआ था और आज शीत युद्ध के अंत हो जाने के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। ये माना जाता था कि क्या अगर शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसा होगा, अप्रासंगिक हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों का मानना था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, निर्गत आंदोलन में के 8वें सम्मेलन में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने निर्गुट आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन भी कहा था। ये जनरल गद्दाफी जो है वो लीबिया के राष्ट्रपति हुआ करते, उस टाइम पे तानाशाह हुआ करते थे, उन्होंने निर्गत आंदोलन को कहा था। उसके बाद फरवरी 1922 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट तौर पर अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। उनका मानना था कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका है। जब ये सब चीज़ें हो चुका है तो फिर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है ना, जो उसके मायने हैं, जो प्रभाव है, वो लगभग समाप्त हो चुका है। किंतु बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने इस विचार का विरोध किया था। जो बहुसंख्यक विदेश मंत्री था उन्होंने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में गुट निरपेक्ष देश अभी निर्धन है। उनका मानना था कि बड़ी संख्या में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश है, सदस्य देश है, वो अभी गरीब है, निर्धन है, ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और समृद्ध राष्ट्रों और बहुसंख्यक कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। इस स्थिति में बचाने के लिए ये जरूरी है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग और सुदृढ़ सक्रिय किए जाए। इसके लिए निर्गत आंदोलन एक अपरिहार्य मंच का काम करेगा। आतंकवाद, निरस्त्रीकरण की समस्या के साथ आर्थिक उदारीकरण, वैश्विक दौर से गुजर रही आर्थिक नीति पर विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बढ़ते वर्चस्व के कारण विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं के समाधान का मुद्दा काफ़ी जटिल होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र को केंद्र बनाकर नाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व की पुकार की भूमिका निभा कर सकती है और इससे भी सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियाँ तीसरी दुनिया में घातक हथियारों की जमावड़ा न करें।
आज निम्नलिखित क्षेत्रों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नजर आती है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना, दूसरा आणविक निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, तीसरा दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका दादागिरी का विरोध करना, विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों जैसे ओपेक राष्ट्र को इस बात के तैयार करना कि वे अपनी अधिशेष पश्चिमी देशों की बैंकों में जमा करने के बजाय विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करें। और सातवां है नव उपनिवेशवाद शोषण का विरोध किया जाए। उसके बाद अगला है आठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सके या उनके वीटो परिषद की सदस्यता में पर्याप्त प्रयोग की जा सके। महासभा की ओर को और अधिकार दिए जा सके। राजनीतिक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को संस्था का रूप धारण किए 5 दशक से अधिक समय हो चुका है। उसकी सदस्य संख्या 120 पहुंच गई है, जो इस बात का सूचना है कि आंदोलन का बल और प्रभाव बढ़ रहा है, मगर विस्तार में उसके कमजोरियां भी आई है। इसमें इसकी सामूहिक एकता की भी कमी आई है और परिणाम स्वरूप उनके निर्णयों और घोषणाओं का नैतिक राजनीतिक प्रभाव कम हो चुका है। उसके बाद एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय उसके साथ निकट से जुड़े रहे कुंवर नटवर सिंह का मत है कि इस आंदोलन के लिए ज़रूरी हो गया है कि वह विश्व को सुधारने के लिए पहले स्वयं को सुधरे। आंदोलन द्वारा किए जाते रहे विचार विमर्श नैतिक मूल्यों आधारित दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देने लगा है और जिनेवा में अगस्त 1996 में CTBT की प्रारूप भारत का साथ देने वाला एक भी गुटनिरपेक्ष देश नहीं था। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र और प्रमुख देशों ने भारत को समर्थन देने के बजाय अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों का साथ दिया, जिससे विकसित देशों को स्पष्ट पता लग चुका है कि गुटनिरपेक्ष देशों में एकता नहीं है। अब यहाँ से निष्कर्ष आ गया गाइस। तो निष्कर्ष आप खुद बना के लिख सकते हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत देकर नवोदित देशों का एक मंच जरा उपलब्ध करा कर सैनिक टकराव की दिशा में संभावित व्यापक रुझान को रोक दिया और शीत युद्ध का तनाव कम करने और शांति स्थापना करने के लिए दिशा में प्रोत्साहन दिया। तो ये आप खुद बना करके लिख सकते हैं जो निष्कर्ष है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।